ये है भारत की हजारों साल की यात्रा, इंडस वैली की गलियों से लेकर ऋग्वेदा के मंत्रों तक, बुद्ध और महावीर की करुणा से लेकर अशोक के धम्म तक, आर्यभट्टा की गिनती से लेकर चोलों की समुद्री शक्ति तक। ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये है भारत की पहचान। एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकल रहे हैं, भारत की हजारों साल पुरानी प्राग ऐतिहासिक संस्कृतियों की दुनिया में। हाँ, मतलब जो हमारे पास स्रोत हैं उनके आधार पर। बिल्कुल। हम देखेंगे पुरापाषाण काल से लेकर आप कह सकते हैं ताम्रपाषाण काल तक। और ये जो पुरातात्विक टीले वगैरह मिले हैं वो क्या कहानी बताते हैं? सही। उनकी खासियतें क्या थीं, उनका विकास कैसे हुआ, जैसे वो हड्डी के औजार कहाँ मिले या चावल सबसे पहले कहाँ उगा। और वो कुत्तों को दफनाने वाली बात भी बड़ी रोचक है। हाँ, तो चलिए इन्हीं स्रोतों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। जरूर। और देखिए, ये टीले या पत्थर हड्डी के औजार सिर्फ चीजें नहीं हैं, ये सबूत हैं। सबूत किस चीज के? भारतीय उपमहाद्वीप में मानव विकास के, उनकी तकनीक, उनकी जिंदगी, उनका समाज कैसा रहा होगा, ये सब। अच्छा। स्रोतों में भी ये जिक्र आता है कि टीले भी अलग अलग तरह के हैं। कुछ में एक ही संस्कृति मिली, कुछ में कई सारी परतें मिली। तो अगर कालक्रम से चलें तो सबसे पहले कौन सा दौर आता है? सबसे पुराना पुरापाषाण काल, पैलियोलिथिक। और इसमें रॉबर्ट ब्रूस फुट का नाम बहुत अहम है ना? 1863 में मद्रास के पास पल्लवरम से। हाँ, उन्होंने वो पहले हैंड एक्स यानी हस्तकुठार खोजे थे। और फिर वो हथनौरा वाली खोज भी तो है मध्य प्रदेश में। बिल्कुल, होमो इरेक्टस का जीवाश्म, वो भारत में मानव उपस्थिति का एक बहुत पुराना और ठोस सबूत है। तो उस शुरुआती दौर के औजार कैसे थे, मतलब क्या खासियत थी उनमें? देखिए, दो मुख्य तरह की शैलियां दिखती हैं। एक तो दक्षिण वाली, हस्तकुठार वाली, जिसे मद्रासी संस्कृति भी कहते हैं। अच्छा। और दूसरी उत्तर पश्चिम की सोहन संस्कृति, उसमें गोल पत्थर मतलब पेबल से बने चॉपर चॉपिंग टूल्स ज्यादा थे। ये फर्क क्यों था? अलग लोग थे या? हो सकता है अलग माहौल, अलग जरूरतें, या शायद अलग मानव समूह भी। शुरू में औजार बनते थे क्वार्टसाइट पत्थर के। हाँ, सुना है। ऐसे पत्थर भी इस्तेमाल होने लगे। फिर आया मध्य पुरापाषाण काल। उसमें क्या बदला? उसमें ना पत्थर के पतले छिलके मतलब फ्लेक्स से औजार बनाने का चलन बढ़ा। उसे फलक संस्कृति कहते हैं। ओके, फ्लीक कल्चर। हाँ, और फिर उच्च पुरापाषाण में और बारीक काम हुआ, ब्लेड और ब्यूरिन तकनीक आई। और वो हड्डी की मूर्ति, बेलन घाटी वाली, गजब के खोज। हड्डी की बनी मातृदेवी की मूर्ति, उस जमाने की कला, शायद उनकी आस्था का भी प्रतीक। कमाल है। अच्छा, पुरापाषाण के बाद फिर मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक। हाँ, माइक्रोलिथ्स वाला दौर। बिल्कुल, छोटे छोटे पत्थर के औजार, माइक्रोलिथ्स। साइज में छोटे पर काम में बड़े होंगे शायद। हाँ, कह सकते हैं। बहुत छोटे, ज्योमेट्रिक शेप के। इनको लकड़ी या हड्डी के हत्थों में फिट करके ज्यादा असरदार हथियार या औजार बनाते होंगे। जैसे तीर की नोक। हाँ, तीर या भाले की नोक या चाकू जैसा कुछ। ये उस दौर की स्मार्टनेस दिखाता है। और ये माइक्रोलिथ्स कहाँ मिले हैं? कई जगह, जैसे राजस्थान में बागोर, एमपी में आदमगढ़, यूपी में सराय नाहर, राय, मद्दाहा। बागोर और आदमगढ़ का नाम पशुपालन के लिए भी आता है ना? शुरुआती सबूत। हाँ बिल्कुल, मतलब शिकारी संग्राहक जीवन से थोड़ा आगे बढ़ने के संकेत। पूरी तरह खेती नहीं, पर पशुपालन शुरू हो गया था। और भीमबेटका की गुफा चित्रकारी, वो भी इसी काल में शुरू हुई। जबरदस्त शैल क्षेत्र है वहां। दमदमा से वो हाथी दांत का पेंडेंट मिला था शायद। हाँ, और मद्दाहा से हड्डी के गहने और एक बूचड़खाने जैसी जगह के भी निशान मिले हैं। अच्छा, बूचड़खाना भी। और मद्दाहा और सराय नाहर राय से मानव कंकाल भी काफी मिले हैं। उनसे उस समय के रीति रिवाज, दफनाने के तरीके, इन सब पर रोशनी पड़ती है। एक बात ध्यान रखने वाली है, इस दौर में औजार घिस के पॉलिश नहीं किए जाते थे, वो बाद में शुरू हुआ। ओके, तो घिसाई वाला काम बाद में आया। वो कब आया? नवपाषाण काल में। सही, नवपाषाण काल, नियोलिथिक, जिसे नियोलिथिक क्रांति भी कहते हैं। क्रांति क्यों? ऐसा क्या बदल गया? अरे सब कुछ बदल गया। सबसे बड़ी बात, खेती शुरू हुई व्यवस्थित तरीके से। मतलब अब खाना उगाना शुरू कर दिया। हाँ, और जब खेती शुरू हुई तो लोग एक जगह टिक कर रहने लगे, स्थायी गांव बसे। अच्छा, कहाँ के सबूत हैं इसके? जैसे यूपी में कोलदेहवा और लहुरा देवा से चावल के बहुत पुराने सबूत मिले हैं, और बलूचिस्तान में मेहरगढ़ से गेहूं और जौ के। तो खाने का इंतजाम पक्का हो गया। बिल्कुल, और इसी वजह से औजार बदले। अब पत्थर के औजारों को घिसकर चिकना और पॉलिशदार बनाए जाने लगा,
ज्यादा टिकाऊ, ज्यादा कारगर। और मिट्टी के बर्तन? वो भी इसी युग की देन है। अनाज रखना था, खाना पकाना था। कश्मीर में वो गड्ढे वाले घर, बुर्जहोम और गुफखराल। हाँ, पिट ड्वेलिंग्स, जमीन खोदकर घर बनाते थे। और बिहार के चिरांद और बुर्ज होम से हड्डी के औजार भी बहुत मिले हैं। और बुर्जहोम की वो कब्रें तो बहुत ही अनोखी हैं। मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया गया है। हाँ, ये इंसान और जानवर के बीच के किसी खास रिश्ते की तरफ इशारा करता है। दक्षिण भारत में वो राख के टीले भी मिलते हैं, उथनूर वगैरह में। हाँ, ऐश माउंट्स। शायद मवेशियों के बाड़ों से जुड़ी राख जमा होती गई होगी। अच्छा, तो ये था न्यूलिथिक। जॉन लुबॉक ने ये नाम दिया था शायद। हाँ, 1865 में। और ले मैसूरियर ने यूपी के टोन्स नदी घाटी से पहला नियोलिथिक औजार खोजा था। तो पत्थर के बाद धातु का इस्तेमाल कब शुरू हुआ? वो हुआ ताम्रपाषाण काल में, चैल्कोलिथिक, जब पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग होने लगा। तांबा भारत में इस्तेमाल होने वाली पहली धातु शायद यही थी। ज्यादातर विद्वान यही मानते हैं। इस दौर में कई क्षेत्रीय संस्कृतियां पनपी, जैसे एमपी में कायथा और मालवा संस्कृति, राजस्थान में आहाड़ या बनास संस्कृति, महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति। आहाड़ का नाम तो सुना है, ताम्रवती भी कहते थे शायद। हाँ, क्योंकि वहां तांबे का काम खूब होता था, तांबे वाली जगह। और राजस्थान में गणेश्वर। ओ, गणेश्वर तो बहुत महत्वपूर्ण है। वहां से भारी मात्रा में तांबे के औजार और वस्तुएं मिली हैं। उसे ताम्रयुगीन संस्कृतियों की जननी भी कह देते हैं। जननी? अच्छा। हाँ, और हर संस्कृति के अपने खास मिट्टी के बर्तन होते थे। जैसे आहाड़ के काले और लाल रंग के बर्तन, ब्लैक एंड रेड वेयर। और वो जोरवे संस्कृति में कुछ अलग था शायद, दफनाने को लेकर। हाँ, उनकी एक खास प्रथा थी कि वो मृतकों के पैर टखनों के नीचे से काटकर फिर दफनाते थे। कारण तो पता नहीं, पर ये उनकी पहचान है। अजीब है। और इनाम गांव, वो भी इसी दौर का है? इनाम गांव तो एक बड़ी बस्ती थी, जोरवे संस्कृति का ही हिस्सा। वहां गोल झोपड़ियों के सबूत मिले हैं। वो लगभग एक छोटे शहर जैसा विकसित हो गया था। मतलब धीरे धीरे शहरीकरण की तरफ बढ़ रहे थे कुछ हद तक। हाँ, लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि दक्षिण भारत में नियोलिथिक के बाद सीधे लौह युग आ गया। वहां ये ताम्रपाषाण वाला चरण उतना साफ नहीं दिखता। अच्छा, तो ये सफर था पत्थर के औजारों से तांबे के इस्तेमाल तक, शिकारी जीवन से खेती और गांव तक। हाँ, हजारों सालों का विकास। पुरातत्व वाकई हमें हमारे अतीत की कितनी गहरी और विविध कहानी बताता है। बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है। इतनी तरक्की हुई, ये संस्कृतियां विकसित हुईं, पर फिर बदल गईं या खत्म हो गईं। क्यों? ये तो सोचने वाली बात है। क्या वजह रही होगी? जलवायु बदली, संसाधन कम हो गए, या कोई और सामाजिक उथल-पुथल हुई? और क्या हम इन प्राचीन समाजों से आज के बदलते वक्त में ढलने के बारे में, टिके रहने के बारे में कुछ सीख सकते हैं? ये सवाल वाकई अहम है, सोचने के लिए एक गहरा बिंदु। बहुत ही गजब की सभ्यता थी, खासकर जब हम उनके शहर देखते हैं, उनकी बनावट। आज भी हैरानी होती है, प्लानिंग तो कमाल की थी। बिल्कुल, जैसे गुजरात का लोथल है, वहां दुनिया का सबसे पुराना माना जाने वाला डॉकयार्ड मतलब गोदीवाड़ा मिला है। जी हाँ, गोदीवाड़ा। ये तो यही दिखाता है कि समुद्री व्यापार कितना अहम रहा होगा उनके लिए। बिल्कुल, ऐसा राव की खोज थी है, शायद 1954-55 के आसपास। हाँ, और सिर्फ डॉकयार्ड ही नहीं, अब देखेंगी तो वहाँ पक्की ईंटों का एक विशाल घेरा है, बढ़िया निकासी नालियां हैं, और स्नानागारों का एक पूरा समूह भी मिला, 12 स्नानागार। अच्छा, ये सब उनकी इंजीनियरिंग की समझ दिखाता है ना? निश्चित रूप से। और फिर गुजरात में ही धौलावीरा भी है। हाँ, धौलावीरा, वो तो अपने वाटर मैनेजमेंट के लिए बहुत मशहूर है। सही कहा, पत्थर काटकर जलाशय बनाना उस जमाने में एक कमाल का जल प्रबंधन था, मतलब वाटर हार्वेस्टिंग का बेहतरीन उदाहरण। ये जेपी जोशी और आरएस बिष्ट के काम से पता चला शायद। जी, उन्हीं के उत्खनन से। और एक और बात जो धौलावीरा को खास बनाती है, वो ये कि शहर 3 हिस्सों में बटा था। 3 हिस्सों में? जैसे? हाँ, एक गढ़ी, फिर मध्यनगर और निचला नगर। ये अमंगा ज्यादातर हड़प्पा शहरों में नहीं मिलता, जो 2 हिस्सों में बटे होते थे। अच्छा, ये तो अलग है। और अगर हम राजस्थान की तरफ चलें, कालीबंगा, वहां जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है ना? हाँ बिल्कुल, जुते हुए खेत का साक्ष्य। वो तो ऐसा लगता है जैसे हम सीधे उनके कृषि जीवन में पहुंच गए हों, और वो भी आड़ी तिरछी जुताई के निशान। मतलब एक साथ 2 फसलें उगाने का अंदाजा लगाया जाता है इससे। जी, यही अनुमान है। ये अमलानंद घोष, फिर बीबी लाल और बीके थापड़, इन लोगों के काम से सामने आया। वहां लकड़ी की नाली भी मिली है। लकड़ी की नाली, दिलचस्प है। और 7 अग्निकुंड एक कतार में मिले हैं।
शायद कोई धार्मिक अनुष्ठान वगैरह होता होगा। और हाँ, भूकंप के सबसे पुराने सबूत भी वहीं से मिले हैं। भूकंप के भी? अच्छा। और जब हम भव्यता की बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो का नाम तो आता ही है, वो विशाल स्नानागार। हाँ, ग्रेट बात। राखालदास बनर्जी ने 1922 में खोजा था इसे। जॉन मार्शल ने तो इसे कहा था तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण। वाकई। इसका क्या मकसद रहा होगा, अंदाजा है कुछ? देखिए, उसका आकार और बनावट देखकर लगता है कि ये शायद किसी सामुदायिक या धार्मिक स्नान या अनुष्ठान के लिए इस्तेमाल होता होगा। और मोहनजोदड़ो से ही वो प्रसिद्ध पशुपति मुहर भी मिली है, जिसे कुछ लोग शिव का आदि रूप मानते हैं। जी हाँ, वो मुहर भी वहीं से है। और वो कांसे की बनी नाचती हुई लड़की की मूर्ति, डांसिंग गर्ल, वो भी मोहनजोदड़ो से ही। धातु कला का क्या शानदार नमूना है वो। बिल्कुल। और हड़प्पा शहर की बात करें तो? दयाराम साहनी ने 1921 में इसकी खोज की थी। वहां क्या खास मिला? हड़प्पा में कब्रिस्तान R37 बहुत महत्वपूर्ण है, और एक बाद के समय का कब्रिस्तान H भी मिला है। और वहां का अन्न भंडार, अन्नागार, वो भी काफी बड़ा है। अन्नागार? हाँ, 6 कमरों की 2 पंक्तियों में बना हुआ, कुल 12 कक्षों वाला। ये दिखाता है कि अनाज का संग्रह कितने बड़े पैमाने पर होता था। तो ये बड़े शहर हो गए। इनके अलावा भी तो कई छोटी छोटी लेकिन अहम खोजें हुई हैं। हाँ, बहुत सी हैं। जैसे हरियाणा में कुनाल है, वहां गर्त आवास मिले हैं, मतलब गड्ढों में बने घर, और चांदी के 2 मुकुट भी मिले। चांदी के मुकुट? और पाकिस्तान में मेहरगढ़ का जिक्र भी आता है अक्सर। हाँ, मेहरगढ़ तो बहुत पुराना स्थल है। वहां करीब 7000 ईसा पूर्व में, मतलब नवपाषाण काल में ही दांतों के इलाज के सबूत मिले हैं, ड्रिलिंग के। 7000 ईसा पूर्व दांतों का इलाज, ये तो वाकई चौंकाने वाला है ना? और गुजरात के रंगपुर से धान की भूसी मिली है। अच्छा, तो चावल की खेती भी होती थी? संभवतः। और उनकी मोहरें, वो तो सिंधु सभ्यता की पहचान ही है। हाँ, उन पर वो एक सींग वाला जानवर अक्सर दिखता है। जी, एक श्रृंगी। और पीपल के पत्ते भी। ये मोहरें ज्यादातर सेलखड़ी नाम के मुलायम पत्थर से बनती थी। ये शायद उनकी धार्मिक आस्था या पहचान चिन्ह रहे होंगे। पर इन मोहरों पर गाय, घोड़े या ऊंट के चित्र नहीं मिलते हैं ना? नहीं, ये दिलचस्प बात है। गाय, घोड़े, ऊंट का अंकन नहीं मिलता। कुबड़ वाला बैल जरूर मिलता है, वो शायद पवित्र माना जाता था। अगर हम उनके समाज को देखें तो ये कांस्य युग की सभ्यता थी, मतलब लोहे का इस्तेमाल नहीं जानते थे वो? नहीं, बिल्कुल नहीं। लोहे का ज्ञान नहीं था उन्हें। वो तांबे और टिन को मिलाकर कांसा बनाते थे। इसलिए ये ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहलाती है। मुख्य फसलें क्या थीं? गेहूं और जौ। हाँ, गेहूं और जौ मुख्य थे। और कपास उगाने वाले तो ये दुनिया में सबसे पहले लोग थे, ऐसा माना जाता है। अच्छा, कपास का सबसे पहला प्रयोग यहीं हुआ। और शासन व्यवस्था कैसी थी? कोई राजा महाराजा थे? इसके स्पष्ट प्रमाण तो नहीं है, कोई महल जैसी बड़ी इमारत नहीं मिली है। पर एक अंदाजा ये है कि शायद शासन व्यापारियों के हाथ में था, मतलब वणिक वर्ग का दबदबा रहा होगा, जिसे हम ओलिगार्की कह सकते हैं। ओलिगार्की, कुछ लोगों का शासन। और सबसे बड़ा रहस्य तो उनकी लिपि है, वो चित्रात्मक लिपि जो आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। हाँ, वो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, वो वाकई एक पहेली है। क्यों इतनी मुश्किल है उसे पढ़ना? कई वजह हैं। एक तो हमें ये नहीं पता कि वो कौन सी भाषा बोलते थे। दूसरा, जो लिखावट मिली है वो बहुत छोटी छोटी हैं, मतलब लंबे लेख नहीं हैं। और तीसरा, कोई बाइलिंगुअल टेक्स्ट नहीं मिला है, जैसे मिस्र में रोसेटा स्टोन मिला था, जिससे लिपि को समझने में मदद मिली। यानी एक पूरी सभ्यता की आवाज है जो हम सुन नहीं पा रहे। सही कहा। और शवों को दफनाने का भी उनका कोई खास तरीका था। हाँ, आमतौर पर वो शव का सिर उत्तर दिशा में रखते थे और उसके साथ रोजमर्रा की जरूरत की चीजें जैसे बर्तन वगैरह दफनाते थे। अच्छा। और लोथल और कालीबंगा से युग्म शवाधान के भी प्रमाण मिले हैं, मतलब जोड़ों में दफनाना। जोड़ों में यानी स्त्री पुरुष साथ में। या हाँ, संभवतः इसके अलग अलग मतलब निकाले जाते हैं। व्यापार की बात करें तो क्या ये सिर्फ आसपास ही व्यापार करते थे या दूर तक मेसोपोटामिया से संबंध थे इनके? बिल्कुल थे। समुद्री रास्ते से व्यापार होता था। मेसोपोटामिया के जो लेख मिले हैं उनमें सिंधु क्षेत्र के लिए मेलुक्खा शब्द का इस्तेमाल हुआ है। मेलुक्खा? हाँ, मेलुक्खा। और लोथल बंदरगाह इसमें एक बड़ा केंद्र रहा होगा। तो ये सभ्यता फैली कहाँ थी? भारत और पाकिस्तान के काफी बड़े इलाके में फैली थी, है ना? जी, भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक, और पाकिस्तान में सिंध और बलूचिस्तान के इलाके, अफगानिस्तान में भी शौर्तुगई जैसे कुछ स्थल मिले हैं। लेकिन दक्षिण भारत में इसके स्थल नहीं मिलते।
नहीं, दक्षिण भारत में इसके प्रमाण नहीं है। भारत में अगर देखें तो हरियाणा का राखीगढ़ी अब सबसे बड़े हड़प्पा स्थलों में गिना जाता है। राखीगढ़ी, इतनी सारी जानकारी है, इतने सारे स्थल हैं, फिर भी लगता है कि अभी बहुत कुछ जानना बाकी है इस सभ्यता के बारे में। हाँ, ये तो है। और शायद सबसे बड़ा सवाल मन में यही घूमता है कि अगर कभी हम वो सिंधु लिपि पढ़ पाए, हाँ, तो इस महान सभ्यता के बारे में और कितने राज खुलेंगे। उनकी सोच क्या थी, उनका ज्ञान कैसा था, उनका समाज असल में कैसा था। कितना कुछ है जो अभी भी अंधेरे में है। ये एक चुनौती है जो आज भी इतिहासकारों और भाषाविदों को, आप कह सकती हैं, लुभाती है। बिल्कुल, एक अनसुलझी पहेली जो हमें आज भी सोचने पर मजबूर करती है। प्राचीन वैदिक भारत की दुनिया में उतरते हैं। हमारे पास कुछ ऐतिहासिक अध्ययन सामग्री है और आज हम इसी के जरिए मतलब वैदिक जीवन, समाज और मान्यताओं की गहराई में झांकेंगे। कोशिश ये रहेगी कि सिर्फ वो तथ्य न दोहराए बल्कि उन स्रोतों से कुछ खास बातें निकालें, कुछ ऐसी जानकारी जो शायद पहली नज़र में न दिखे। तो तैयार हैं? शुरू करते हैं। सबसे पहले बुनियाद की बात करते हैं। वेद, 4 मुख्य वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पुराना माना जाता है ना? हाँ, और भाषा संस्कृत थी उसकी। ये तो खैर मूल बातें हैं, पर इनका महत्व क्या था असल में? हाँ बिल्कुल, देखिए वेदों को श्रुति कहा गया है। श्रुति यानी सुना हुआ ज्ञान। अच्छा। मतलब ये माना गया कि ये ऋषियों ने सुने थे सीधे ईश्वर से, बनाए नहीं गए थे। अच्छा। ये पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से ही याद करके आगे बढ़ाया गया। इसके उलट है स्मृति। स्मृति, हाँ, स्मृति यानी याद किया हुआ ज्ञान। जैसे धर्मसूत्र, स्मृतियां, ये इंसानी रचना मानी जाती हैं। और हर वेद के अपने विशेषज्ञ पुरोहित भी थे। जैसे ऋग्वेद के लिए होता, यजुर्वेद के लिए अध्वर्यु, सामवेद के लिए उद्गाता और अथर्ववेद के लिए ब्रह्मा। ये दिखाता है कि यज्ञ कितने व्यवस्थित और महत्वपूर्ण थे। और उपनिषदों का क्या स्थान है इसमें? वो वेदों से अलग है। उन्हें वेदांत कहते हैं, यानी वेदों का अंत, या आप कह सकते हैं सार। यहां फोकस कर्म कांड से हटकर दर्शन पर आ जाता है। आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, इस तरह के सवाल। अच्छा। हाँ, ये वैदिक सोच का अगला लेवल था। और जो सत्यमेव जयते हैं ना, हमारा राष्ट्रीय वाक्य, हाँ, वो भी मुंडकोपनिषद से ही है। सोचिए, ये विचार कितने टिकाऊ साबित हुए हैं। एक और दिलचस्प बात, अथर्ववेद की एक शाखा है पिप्लाद, वो आज भी मौजूद है। अच्छा, तो ये तो हुई ज्ञान और दर्शन की बातें, पर उस समय का समाज कैसा था? आपने कहा वेद थे, यज्ञ थे, लेकिन लोग कैसे रहते थे? वर्ण व्यवस्था का जिक्र आता है अक्सर। हाँ, बिल्कुल आता है। इसका एक जो बहुत फेमस स्रोत है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल का पुरुष सूक्त है। ये एक खास सूक्त है जिसमें एक विराट पुरुष के अंगों से 4 वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। एक तरह से प्रतीकात्मक वर्णन है। मतलब समाज को एक शरीर की तरह देखा गया। हाँ, कुछ वैसा ही। और विवाह के भी नियम थे, जैसे अनुलोम विवाह। अनुलोम यानी उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की स्त्री, और इसका उल्टा प्रतिलोम, उच्च वर्ण की स्त्री, निम्न वर्ण का पुरुष। पर प्रतिलोम विवाह से जो संतान होती थी उसका दर्जा अक्सर माता पिता से भी कम माना जाता था। तो ये ऊंच नीच की तरफ इशारा तो करता है। तो क्या ये व्यवस्था एकदम पत्थर की लकीर थी या कुछ गुंजाइश थी इधर उधर होने की? शासन कैसे चलता था? देखिए, पूरी तरह पत्थर की लकीर कहना शायद मुश्किल है। एक उदाहरण मिलता है कवश एलूश का। कवश एलूश, हाँ, कहते हैं वो शूद्र कुल के थे, पर वो एक बड़े वैदिक ऋषि बने। उन्होंने ऋग्वेद की सूक्त भी रचे। तो ये दिखाता है कि कम से कम कुछ हद तक तो सामाजिक गतिशीलता थी, संभव थी। अच्छा। विधवा पुनर्विवाह भी होता था। ऐसी स्त्री को पुनर्भू कहते थे। और शासन की बात करें तो अथर्ववेद में सभा और समिति का जिक्र है। उन्हें प्रजापति की 2 बेटियां कहा गया है। सभा और समिति। हाँ, सभा शायद बुजुर्गों या खास लोगों की संस्था थी और समिति आम लोगों की। ऐसा मानते हैं कि ये राजा पर कुछ अंकुश रखती थी। और जीवन के अलग अलग पड़ावों के लिए 16 संस्कार थे। उनमें उपनयन यानी जनेऊ 11वां था। वो शिक्षा की शुरुआत का प्रतीक था। समाज की बात हुई, अब जरा उनकी आस्थाओं पर आते हैं। देवी देवता कौन थे मुख्य? ऋग्वेदिक काल में इंद्र का नाम बहुत सुनाई देता है। उन्हें पुरंदर कहा गया है। हाँ, पुरंदर यानी किलों को तोड़ने वाला। बिल्कुल, ऋग्वेद में करीब 250 बार जिक्र है उनका।
हाँ और अग्नि भी बहुत महत्वपूर्ण थे, है ना? हाँ, अग्नि तो माध्यम थे। यज्ञ की आहुतियां उन्हीं के जरिए देवताओं तक पहुंचती थी। ऋग्वेद का पहला सूक्त ही अग्नि को समर्पित है। सही। और एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट था ऋत का। ऋत यानी ब्रह्मांड की नैतिक और प्राकृतिक व्यवस्था। मानते थे कि देवता वरुण इसी ऋत के गार्डियन हैं, संरक्षक हैं। ऋत व्यवस्था। हाँ, और यज्ञ सिर्फ पूजा नहीं थे, वो देवताओं को खुश करके इस ऋत को बनाए रखने का तरीका भी थे। इसका एक बाहरी सबूत भी है, बड़ा दिलचस्प है। तुर्की में बोगस कोई अभिलेख मिला है। अच्छा, तुर्की में? हाँ, करीब 1400 ईसा पूर्व का। उसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य यानी अश्विन, इन वैदिक देवताओं के नाम हैं। कमाल है। मतलब भारत के बाहर भी? हाँ, ये इन देवताओं का सबसे पुराना जिक्र है भारत के बाहर। इससे इतिहासकारों को उस समय के फैलाव और कॉन्टेक्ट समझने में मदद मिलती है। और सोम का भी काफी जिक्र सुना है। हाँ, सोम एक खास पेय था, शायद किसी पौधे का रस। यज्ञों में देवताओं को चढ़ाते थे, पुरोहित पीते थे। उसे मतलब स्फूर्ति देने वाला, दिव्य मानते थे। ऋग्वेद का पूरा 9वां मंडल सोम देवता को ही समर्पित है। इसी से अंदाजा लगा लीजिए। अच्छा, चलिए देवताओं और यज्ञों से हटकर आम जिंदगी की बात करें। क्या वो लोग किसान थे मुख्य रूप से? शुरुआती ऋग्वेदिक काल में शायद पशुपालन ज्यादा महत्वपूर्ण था, कृषि उतनी नहीं। गायों का बहुत महत्व था। हाँ, पशुपालन पहले था। पर खेती के शब्द मिलते हैं, जैसे उर्वरा यानी उपजाऊ जमीन, और यव यानी जौ। बिल्कुल। और एक शब्द धान्यकृत भी है। धान्यकृत? हाँ, मतलब अनाज ओसाने वाला, साफ करने वाला। तो अनाज प्रोसेसिंग तो होती थी। उनका ज्योग्राफिकल ज्ञान भी धीरे धीरे बढ़ रहा था। ऋग्वेद में सप्त सिंधु इलाके की नदियां हैं, शूतुद्री, परुष्णी, कुभा, मतलब सतलज, रावी, काबुल। बाद के वैदिक ग्रंथों तक आते आते गंगा यमुना का इलाका ज्यादा जरूरी हो गया। दक्षिण भारत का ज्ञान पहले कम था, पर बाद के ग्रंथ जैसे शतपथ ब्राह्मण, उसमें रेवा यानी नर्मदा नदी का जिक्र मिलता है। तो फैलाव बढ़ रहा था। और ये आर्यों की उत्पत्ति वाला सवाल, ये भी तो उठता है ना? हाँ, वो तो एक बहुत जटिल और बहस वाला विषय रहा है। मैक्स मूलर जैसे स्कॉलर्स ने मध्य एशिया से आने का सिद्धांत दिया था, भाषा की समानताओं के आधार पर। पर वो कई थ्योरीज में से एक है, उस पर लगातार रिसर्च और बहस चलती रहती है। एक और छोटी सी पर मजेदार बात, स्तूप शब्द का पहला जिक्र ऋग्वेद में हिरण्य स्तूप के रूप में मिलता है। स्तूप ऋग्वेद में? हाँ, अब उसका ठीक ठीक मतलब क्या था ये साफ नहीं है। शायद कोई सोने का टीला या खंबा, पर शब्द पुराना है। तो कुल मिलाकर देखें तो इन स्रोतों से एक बहुत ही पेचीदा समाज की तस्वीर उभरती है। गहरे दार्शनिक ग्रंथ हैं, प्रकृति और व्यवस्था से जुड़े देवता हैं, समाज के नियम बन रहे हैं, बदल रहे हैं, और दुनिया की समझ भी धीरे धीरे बढ़ रही है। हाँ बिल्कुल। और जाते जाते एक सोचने वाली बात छोड़ते हैं। इन्हीं स्रोतों में अंत्यज जैसे समुदायों का भी जिक्र है, जो गांवों या बस्तियों की सीमाओं पर रहते थे, जैसे चर्मकार वगैरह। अंत्यज? हाँ, तो हजारों साल पुरानी ये सामाजिक कैटेगरीज, ये दूरियां आज के समाज को समझने में कैसे मदद करती हैं? क्या ये पूरी तरह बदल गई हैं या फिर किसी न किसी रूप में आज भी जिंदा हैं और बहस का मुद्दा है? सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ आज की एक गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है कि कुछ दिलचस्प पहलुओं पर बात करेंगे। जी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो असल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कुछ सवाल और जवाब हैं। अच्छा। और इनमें महाजनपद काल और फिर बौद्ध और जैन धर्म से जुड़ी काफी जानकारी छिपी हुई है। तो आइए इनको थोड़ा गहराई से समझते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इन बिखरी हुई जानकारियों से हम कोशिश करेंगे कि उस दौर की एक तस्वीर बन सके। हाँ। ये स्रोत हमें बताते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के भारत के बारे में। शहर कैसे थे, शासक कौन थे, और सबसे बढ़कर उस समय जो विचारों की उथल-पुथल चल रही थी उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। स्रोतों में देखिए राजगृह शहर का जिक्र मिलता है। हाँ। उसके वास्तुकार थे महागोविंद, और गिरिव्रज का भी नाम आता है। जी, गिरिव्रज जो मगध की पुरानी राजधानी थी। हाँ, ये नाम ही अपने आप में उस समय के विकसित शहरी केंद्रों की कहानी कहते हैं। सही कहा। और एक खास बात यह भी है कि जो 16 महाजनपद थे उनमें से अश्मक ही अकेला ऐसा था जो दक्षिण भारत में था। अच्छा, गोदावरी नदी के किनारे है ना? हाँ बिल्कुल, गोदावरी के किनारे। ये जानना भी दिलचस्प है कि कैसे ये संस्कृति इतनी दूर तक फैली। जी। और फिर लिच्छवी और वज्जी जैसे गण राज्यों का भी जिक्र है। गण राज्य मतलब जहाँ राजा नहीं होते थे? हाँ, सही समझे।
मतलब सत्ता किसी एक राजा के हाथ में नहीं, बल्कि कुलों या समूहों के पास थी। ये दिखाता है कि पॉलिटिक्स कितनी अलग-अलग तरह की थी उस टाइम। और इसी दौर को मतलब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को इतिहासकार अक्सर वो क्या कहते हैं, द्वितीय नगरीय क्रांति भी कहते हैं, जैसे आर.एस. शर्मा ने कहा है। बिल्कुल। और ये सिर्फ नए शहर बसने की बात नहीं थी। हाँ, इसका मतलब था व्यापार बढ़ना, सिक्कों का चलन शुरू होना और एक नई तरह की सामाजिक और कह सकते हैं बौद्धिक चेतना का जगना। सही। और इसी बौद्धिक चेतना की शायद सबसे बड़ी मिसाल है बौद्ध और जैन धर्म का उभरना और फैलना। बिल्कुल। स्रोतों में बौद्ध धर्म से जुड़े कई स्थल भी मेंशन हैं, जैसे आंध्र प्रदेश का जगैया पेट स्तूप। स्तूप यानी वो गोल सी संरचनाएं। हाँ, जहाँ बुद्ध या बौद्ध संतों के अवशेष या उनसे जुड़ी चीजें रखी जाती थी। अच्छा, इनके भी प्रकार होते थे क्या? जी हाँ, मोटे तौर पर 3 तरह के। शारीरिक, जिनमें असल अवशेष हों। ओके। पारिभोगिक, जिनमें बुद्ध ने जो चीजें इस्तेमाल की वो रखी हों। और उद्देशिक, जो बुद्ध के जीवन की खास घटनाओं से जुड़े स्थानों पर बने हों। दिलचस्प है। और स्रोतों में ये भी है कि राजगृह में अजातशत्रु ने और पिपरहवा में शाक्यों ने बुद्ध के मूल अवशेषों पर स्तूप बनवाए थे। अच्छा। और कमाल की बात यह है कि पिपरहवा से तो आर्कियोलॉजिकल प्रूफ भी मिला है इसका। वाह। और नागार्जुना कोंड स्तूप पर दशरथ जातक का भी जिक्र है। हाँ, दशरथ जातक की कहानी का शिल्पांकन ये दिखाता है कि कैसे जो लोकल कहानियां थीं वो भी बौद्ध कला का हिस्सा बन गईं। और बौद्ध संगीतियों मतलब जो उनकी काउंसिल्स हुई थीं, उनका भी जिक्र है। तीसरी संगीति पाटलिपुत्र में हुई अशोक के समय। वो क्यों खास थी? वो इसलिए खास थी क्योंकि वहां अभिधम्ब पिटक का संकलन हुआ था। अभिधम्म पिटक। हाँ, ये बौद्ध धर्म के जो दार्शनिक सिद्धांत हैं उनका काफी गहरा विश्लेषण है इसमें। समझ गए। और फिर चौथी संगीति हुई कनिष्क के समय कश्मीर में। हाँ, वहां तो बौद्ध धर्म बट गया था, है ना? बिल्कुल। हीनयान और महायान इन 2 शाखाओं में स्पष्ट रूप से बट गया। वसुमित्र अध्यक्ष थे उस संगीति के और कनिष्क खुद महायान के अनुयायी थे। अच्छा, उनके सिक्कों पर भी बुद्ध की आकृति मिलती है, ऐसा सुना है। जी, कुछ सिक्कों पर मिलती है, ये इस बात का प्रमाण है। और ग्रंथों में देखें तो वैपुल्य सूत्र का उल्लेख है, जो महायान संस्कृत ग्रंथ है, और धम्मपद का, जो सुत्त पिटक का हिस्सा है। बौद्ध धर्म का एक बहुत ही केंद्रीय विचार जो स्रोतों में भी आता है वो है पुनर्जन्म में विश्वास, पर शाश्वत आत्मा में नहीं। हाँ, अनात्मवाद, यानी कोई स्थायी मैं या आत्मा नहीं है। ये उस वक्त के हिसाब से तो काफी क्रांतिकारी सोच रही होगी। यकीनन। और बुद्ध के जीवन से जुड़ी कुछ अहम बातें भी हैं, जैसे बोधगया में ज्ञान मिलना, जिसे निर्वाण कहते हैं। और महापरिनिर्वाण यानी देह त्याग, वो कुशीनगर में हुआ। सही। और उनके प्रिय शिष्य आनंद आखिरी समय में उनके साथ थे। ये भी बताया गया है कि बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए। श्रावस्ती, शायद इसलिए कि वो उस समय कौशल की राजधानी थी और एक बड़ा व्यापारिक केंद्र भी। हाँ, ये एक बड़ा कारण हो सकता है। काफी आवाजाही रही होगी वहां। अच्छा, अब बौद्ध धर्म के साथ साथ जैन धर्म पर आते हैं। महावीर स्वामी का क्या खास योगदान बताया गया? देखिए, पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत दिए थे। सत्य, अहिंसा, अस्तेय चोरी ना करना और अपरिग्रह संपत्ति जमा ना करना। जी। महावीर स्वामी ने उसमें 5वां महाव्रत जोड़ा, ब्रह्मचर्य, और उन्होंने पावा में चतुर्विद संघ की स्थापना की। चतुर्विद संघ मतलब 4 तरह के अनुयायी, साधु, साध्वी, श्रावक, पुरुष गृहस्थ अनुयायी और श्राविका, महिला गृहस्थ अनुयायी। समझ गई। और जैन तीर्थंकरों और उनके चिन्हों का भी जिक्र है। ऋषभदेव का बैल। हाँ, पार्श्वनाथ का सर्प, महावीर का सिंह। और एक बहुत रोचक बात यह है कि पहले तीर्थंकर ऋषभदेव और 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी, इनका नाम ऋग्वेद में भी मिलता है। सच में? ऋग्वेद में? जी हाँ। इससे जैन परंपरा कितनी पुरानी है इसका कुछ अंदाजा लगता है। ये तो वाकई दिलचस्प है। और जैन धर्म में भी तो विभाजन हुआ था। हाँ बिल्कुल, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर यानी जो सफेद कपड़े पहनते हैं, और दिगंबर जो वस्त्र नहीं पहनते। और ये विभाजन कब और क्यों हुआ? ये विभाजन पहली जैन संगीति जो पाटलिपुत्र में हुई थी उसके बाद और ज्यादा गहरा हो गया। दोनों में कुछ मान्यताओं को लेकर थोड़े मतभेद हैं। जैसे कि क्या स्त्रियां मोक्ष पा सकती हैं या नहीं, और 19वें तीर्थंकर थे मल्लीनाथ, वो पुरुष थे या स्त्री, इस पर भी अलग अलग राय हैं। अच्छा, और जैन धर्म के मूल सिद्धांत क्या है? स्रोतों में त्रिरत्न का उल्लेख है। हाँ,
त्रिरत्न सम्यक दर्शन यानी सही विश्वास, सम्यक ज्ञान यानी सही ज्ञान, और सम्यक चरित्र यानी सही आचरण। इन्हें मोक्ष का रास्ता बताया गया है। और जैन दर्शन में ईश्वर की भूमिका को जरूरी नहीं माना गया है ना? कैवल्य के लिए। सही कहा। कैवल्य यानी परम ज्ञान या मोक्ष, उसके लिए ईश्वर पर निर्भरता जरूरी नहीं मानते। ये एक तरह से अनीश्वरवादी दर्शन है। और एक और बात, सबसे पुरानी जो जैन कांसे की मूर्तियां मिली हैं वो चौसा, बिहार से मिली हैं। अच्छा। और शुरुआती जैन ग्रंथ प्राकृत या अर्धमानवी भाषा में लिखे गए थे, संस्कृत में नहीं बल्कि आम लोगों की भाषा में। तो हमने देखा कि कैसे ये छोटे छोटे स्रोत हमें महाजनपदों के बारे में, बौद्ध धर्म के स्तूप, उनकी परिषदें, अनात्मवाद जैसे विचार, और फिर जैन धर्म के तीर्थंकर, त्रिरत्न, कैवल्य जैसी अवधारणाओं की एक झलक देते हैं। हाँ, और ये सब मिलकर उस युग की एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। एक ऐसा समय जब नए नए विचार उभर रहे थे और समाज भी बदल रहा था। ये सिर्फ राजनीतिक उथल-पुथल का दौर नहीं था, बल्कि गहन दार्शनिक चिंतन और नए सामाजिक धार्मिक आंदोलनों का भी समय था। बिल्कुल, जिसने भारतीय सभ्यता की दिशा पर गहरा असर डाला। सही। और अब जाते जाते श्रोताओं के लिए सोचने का एक बिंदु छोड़ जाते हैं। जी। इन स्रोतों में जो बिखरी हुई जानकारी है, उसके आधार पर क्या हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ही समय में इतने सारे अलग-अलग धार्मिक और दार्शनिक विचार क्यों पनप रहे थे? क्या ये सिर्फ बौद्धिक जिज्ञासा थी या उस समय के सामाजिक और आर्थिक बदलावों का भी इसमें कोई हाथ था? ये सोचने वाली बात है। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। नमस्कार, आइए ज़ेन में आपका स्वागत है। प्राचीन भारतीय इतिहास की कुछ दिलचस्प बातों में हमारे पास जो स्रोत है ना, उनमें साहित्य, शासक, एडमिनिस्ट्रेशन, अर्थव्यवस्था, काफी कुछ है। तो चलिए देखते हैं इन ऐतिहासिक हिस्सों से क्या अनोखे तथ्य निकलते हैं और उनका मतलब क्या है। हाँ, बिल्कुल। ये स्रोत मतलब हैं तो ये शायद किसी एग्जाम की तैयारी के नोट्स जैसे, पर सच कहूं तो ये प्राचीन भारत की काफी साफ तस्वीर दिखाते हैं। इनमें कई जरूरी फैक्ट्स हैं जो उस जमाने को समझने में बहुत मदद करते हैं। अच्छा, तो शुरुआत साहित्य से करें। सुबंधों की वासव दत्ता की बात आती है और भट्टी का रावणवध, जिसे भट्टी काव्य भी कहते हैं। मैंने सुना है ये रावणवध कुछ अलग ही है। हाँ, वो असल में उसकी खासियत यह है कि इसमें रामायण की कहानी तो है ही, साथ में पाणिनि के व्याकरण के नियम भी सिखाए गए हैं। मतलब ये उस टाइम का एक बड़ा यूनिक लिटरेरी एक्सपेरिमेंट था। और इसी तरह भवभूति के नाटक हैं या फिर भारवी का किरातार्जुनियम, ये सब उस समय की साहित्यिक क्वालिटी दिखाते हैं। और सिर्फ किताबें थोड़ी थीं, पत्थरों पर लिखे संदेश भी तो थे, जैसे गिरनार वाला अभिलेख। उसकी क्या खास बात है? गिरनार अभिलेख, हाँ, वो शुद्ध संस्कृत के सबसे पुराने नमूनों में से एक है। और ये गद्य और पद्य मतलब कहानी और कविता दोनों स्टाइल में लिखा है। उसको चंपू शैली कहते हैं। शायद ये अपनी तरह का पहला था। अच्छा। साहित्य से हमें सोच का पता चलता है, पर असल में राजकाज कैसे चलता था, मौर्य काल तो इस मामले में बड़ा मजेदार है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, उसमें कई ऑफिसर्स का जिक्र है। हाँ, और कुछ पद तो बड़े ही जरूरी थे, जैसे समाहर्ता, जो समझ लीजिए आज के फाइनेंस मिनिस्टर जैसा रेवेन्यू देखता था। हाँ। और एक था सन्निधाता, जो रॉयल ट्रेजरी मतलब शाही खजाने का इंचार्ज था। इससे पता चलता है कि कितना सिस्टमैटिक हिसाब रखा जाता था इनकम और खर्च का। एक सीताध्यक्ष भी था। सीताध्यक्ष? वो क्या देखता था? वो सरकारी जमीन पर जो खेती होती थी ना, जिसे सीता भूमि कहते थे, उसकी देखरेख करता था। ऐसे किसी अधिकारी का जिक्र किया है। हाँ, एग्रोनोमोई शायद वो जिला या सड़क निर्माण वगैरह देखते थे। और एस्ट्रोनोमोई भी थे, नगर के अधिकारी। खैर, शासकों की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सबसे पहले आता है। बिल्कुल। सेल्यूकस निकेटर को हराया, फिर संधि हुई। हाँ, 305 ईस्वी पूर्व में हराया, फिर 303 ईस्वी पूर्व में संधि हुई, और उसी के बाद मेगास्थनीज भारत आए और उन्होंने लिखी इंडिका। हालांकि वो पूरी किताब तो अब मिलती नहीं है। उसके हिस्से मतलब जो दूसरे यूनानी लेखक थे ना, एरियन, स्ट्रैबो, प्लिनी, उनकी किताबों से पता चलते हैं। और ये भी कहते हैं कि चंद्रगुप्त ने अपनी जिंदगी के आखिर में जैन धर्म अपना लिया था। श्रवण बेलगोला में? हाँ, उपवास से देह त्याग। अच्छा। और उनके बेटे बिंदुसार, उन्हें अमित्र घात कहा गया। हाँ, अमित्र घात मतलब दुश्मनों का नाश करने वाला। उनके दरबार में भी बाहर से राजदूत आए थे।
कौन कौन? सीरिया के एंटियोकस प्रथम से डिमेकस और मिस्र के टॉलेमी द्वितीय से डायोनीशियस। ये दिखाता है कि उस समय इंटरनेशनल रिलेशंस कितने एक्टिव थे। लेकिन मौर्य शासकों में मुझे लगता है अशोक का स्थान बिल्कुल अलग है। कलिंग युद्ध के बाद उनका बदलना वो इतिहास की एक बड़ी घटना है। हाँ, सुना है राज्याभिषेक के 8वें साल में जो कलिंग युद्ध हुआ, उसकी भयावहता देखकर उन्होंने लड़ाई ही छोड़ दी और धम्म घोष अपनाया, शांति का रास्ता। ये उनके 13वें शिलालेख में है ना, शाहबाजगढ़ी वाले में? बिल्कुल सही, 13वें शिलालेख में इसका जिक्र है। और इस धम्म को फैलाने के लिए उन्होंने धम्म महामात्र नाम के खास अधिकारी भी रखे 13वें साल में राज्याभिषेक के। इनका काम था लोगों तक अशोक का नैतिक संदेश पहुंचाना, उनकी भलाई देखना। अशोक के साम्राज्य में देखिए, ब्राह्मी तो थी ही, खरोष्ठी भी थी नॉर्थ वेस्ट में, फिर अरामी, ग्रीक, कई लिपियां थी। शरे-कुना में तो अरामी और ग्रीक दोनों मिलती हैं। इतनी सारी लिपियां, ये दिखाता है कि कितना बड़ा और विविध साम्राज्य रहा होगा। उसको संभालना भी एक चैलेंज रहा होगा। रामपुरवा का वो बैल वाला स्तंभ शीर्ष भी तो अशोक का ही है। हाँ, वो वृषभ शीर्ष वाला स्तंभ। और उनके धम्म के सिद्धांत भी देखिए, कम पाप, ज्यादा कल्याण, दया, दान, सच्चाई, पवित्रता, मृदुता, साधुता, ये सब। और एक बात और, सोहगौरा और महास्थान में जो अभिलेख मिले हैं ना, हाँ? उनमें अकाल राहत के उपायों का जिक्र है, अन्न भंडार बनाने की बात। अरे वाह, मतलब उस जमाने में भी डिजास्टर मैनेजमेंट का सिस्टम था? कुछ हद तक, हाँ। हाँ। अच्छा, मौर्यों के अलावा भी तो कई वंश जरूरी थे, जैसे सातवाहन, सिमुक संस्थापक थे, फिर गौतमी पुत्र शातकर्णी, नासिक प्रशस्ति में उनका जिक्र है। शक शासक नहपान को हराया था उन्होंने। हाँ, और उनके बेटे वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, उनका विवाह रुद्रदामन की बेटी से हुआ था, ऐसा कन्हेरी अभिलेख में है। बिल्कुल। और सातवाहनों के समय अक्षयनी वी का जिक्र आता है। ये एक तरह की परमानेंट फंड या ट्रस्ट जैसी चीज थी, जिसके ब्याज से, जो करीब 9 से 12% होता था, उससे सार्वजनिक काम चलते थे। उशावदात के नासिक अभिलेख में इसका जिक्र है। अच्छा, और शकु में रुद्रदामन तो बहुत फेमस है, गिरनार या जूनागढ़ अभिलेख, सुदर्शन झील वाला। हाँ, वही। वो कार्दमक वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। और एक और शक राजा था, नेहपान, शहरात वंश का। उसके जमाने में सोने और चांदी के सिक्कों की एक्सचेंज रेट 1.35 थी। कारशापन चांदी का सिक्का होता था। और कुषाण, कनिष्क का नाम तो सब जानते हैं। हाँ, कनिष्क महायान बौद्ध धर्म के बड़े समर्थक, चौथी बौद्ध संगीति भी करवाई। और मथुरा में मिली उनकी वो बिना सिर वाली मूर्ति बहुत फेमस है। कनिष्क के बाद वशिष्ठ शासक बना था। और हिंद यवन भी थे, मिनांडर, यूक्रेटाइड्स। एक सिक्के पर यूक्रेटाइड्स को कपीसा का नगर देवता कहा गया है। सही कहा। फिर शुंग वंश में पुष्यमित्र शुंग, जिन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किए, धनदेव के अयोध्या अभिलेख में लिखा है। उनके समय यवन आक्रमण का भी जिक्र है। पतंजलि के महाभाष्य और युग पुराण में मिलता है वो श्लोक, अरुणद यवनः साकेतम। हाँ, अरुणद यवनो माध्यमिकाम। और खारवेल, कलिंग के राजा। हाँ, खारवेल हाथी गुम्फा अभिलेख प्राकृत भाषा में है और वो जैन धर्म के अनुयायी थे। चलिए, अब थोड़ा अर्थव्यवस्था और समाज पर भी बात कर लेते हैं। मौर्य काल में सिक्के तो खूब चलते थे, चांदी, सोना, तांबा। हाँ, चांदी के आहत सिक्के, पंचमार्क्ड कॉइन, उन्हें रुप्य रूप, कारशापण, पण, धरण कहते थे। ये शायद रोज के लेन देन में चलते होंगे। हाँ, सोने के सुवर्ण या निष्क थे, शायद बड़ी पेमेंट या तोहफों के लिए। और तांबे के माशक, काकड़ी, सबसे छोटी वैल्यू के। व्यापार भी खूब होता था। व्यापारियों के काफिले चलते थे, जिन्हें सार्थ कहते थे, और उनके लीडर को सार्थवाह। वो मशहूर उत्तरा पथ रास्ता था ना। हाँ, पाटलिपुत्र से तक्षशिला तक जाने वाला। बिल्कुल। मेगास्थनीज ने भारतीयों के बारे में कुछ और भी लिखा था, कुछ दिलचस्प। हाँ, उन्होंने लिखा कि पांड्य राज्य मोतियों के लिए बहुत फेमस था। और ये भी लिखा कि भारतीय ना तो किसी का बुरा करते हैं, ना बुरा सहते हैं। और उन्होंने भारतीय देवताओं की पहचान भी की यूनानी देवताओं से। शिव को डायनिसिस और कृष्ण को हेराक्लीस बताया। अच्छा, और दक्षिण भारत में संगम युग, वो भी तो इसी दौर के आसपास था। हाँ, संगम युग बहुत महत्वपूर्ण। शिल्पाधिकारम जैसा महाकाव्य इलांगो आदिगल ने लिखा। और तोल्कापियम, तोल्काप्पियर का लिखा तमिल व्याकरण का ग्रंथ, उसमें तो 8 तरह की शादियों का भी जिक्र है। पांड्य राज्य, जिसकी राजधानी मदुरई थी और सिंबल मछली था, काफी पावरफुल था।
मेगास्थनीज ने भी जिक्र किया है। वहां राजा को सलाह देने के लिए 5 महासभाएं होती थीं। क्या बात है। और जमीन के भी अलग अलग नाम थे, मुल्लई, पाले। हाँ, वो इकोलॉजिकल जोन के हिसाब से थे। मुल्लई मतलब चारागाह वाला इलाका, पाले मतलब सूखा रेगिस्तानी जैसा, कुरिंजी पहाड़ी इलाका, मरुतम नदी वाला उपजाऊ इलाका। तो ये थी प्राचीन भारत के इतिहास की कुछ कह सकते हैं झलकियां। साहित्य, शासन, अर्थव्यवस्था, समाज, सब कैसे एक दूसरे से जुड़े थे। वाकई ये नोट्स सिर्फ फैक्ट्स नहीं है, ये उस दौर की कहानी सुनाते हैं। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। ये सोचने वाली बात है कि प्राचीन भारत में इतने बड़े, इतने अलग अलग कल्चर वाले साम्राज्यों को एक साथ जोड़े रखने में ये जो अलग अलग लिपियां थीं, एडमिनिस्ट्रेशन के तरीके थे, इन्होंने क्या चुनौतियां पेश की होंगी और कैसे सफलता भी दिलाई होगी। काल की थोड़ी गहराई से पड़ताल कर रहे हैं, जिसे अक्सर प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कह दिया जाता है। हमारे पास जो जानकारी है वो इतिहास की किताबों और कुछ रिसर्च पेपर से है। इनसे हमें उस दौर की राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था, इन सब के बारे में पता चलता है। तो आज हम क्या करेंगे कि इन स्रोतों से कुछ खास, कुछ दिलचस्प बातें निकालेंगे, जैसे उनके सिक्के कैसे थे, शासन का सिस्टम क्या था, और हाँ, ज्ञान विज्ञान में क्या चल रहा था। चलिए शुरू करते हैं फिर। गुप्त शासकों के सिक्के वाकई शानदार थे। स्रोत बताते हैं कि मल्टीटास्किंग चलती थी। ये हो सकता है कि ये कुछ खास लोगों के हाथ में पावर रखने का तरीका हो। ये भी हो सकता है। और सोने के सिक्कों को दिनार कहते थे। एक स्रोत कहता है कि ये नाम शायद लैटिन से आया है। दिलचस्प है ना? हाँ, बिल्कुल। और सोचिए जरा, राजस्थान में बयाना नाम की जगह है, वहां गुप्त काल के सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर मिला है, हजारों सिक्के। जी, बयाना का खजाना बहुत मशहूर है। और उनमें सबसे ज्यादा सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय के हैं। विक्रमादित्य भी कहा गया, देवगुप्त नाम भी मिलता है। वो पहले गुप्त राजा थे जिन्होंने चांदी के सिक्के चलाए। अच्छा, चांदी के भी, सोने के बाद? हाँ, शकों को हराने के बाद। उन सिक्कों को रूपक कहा जाता था, शायद इसलिए कि जो पश्चिमी इलाके जीते थे वहां चांदी के सिक्के पहले से चलते होंगे। लॉजिकल लगता है। और उन्होंने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए शादियां भी की, मतलब राजनैतिक शादियां, जैसे अपनी बेटी प्रभावती गुप्त की शादी वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय से की। अच्छा, ये उनकी डिप्लोमेसी दिखाता है। बिल्कुल। अब अगर प्रशासन पर आए तो रिकॉर्ड्स में सचिव, मंत्री जैसे अफसरों का जिक्र है। हाँ, बिल्कुल। राज्य बटा हुआ था प्रांतों में, इन्हें भुक्ति कहते थे। और भुक्ति का जो हेड होता था वो ऊपर एक कहलाता था। जी। एक और पोस्ट थी करणिक, शायद जमीन के रिकॉर्ड्स वगैरह देखते थे ये। हाँ, करणिक जो भूमि संबंधी दस्तावेज संभालते थे। तो एक सिस्टम तो था। हाँ, एक स्ट्रक्चर तो दिखता है। लेकिन इसी सिस्टम में हमें एक शब्द मिलता है, विष्टि। विष्टि, इसका क्या मतलब? इसका मतलब लगाया जाता है बेगार, मतलब जबरदस्ती काम करवाना, फोर्स लेबर। ओहो, तो जब हम गुप्त काल को स्वर्ण युग कहते हैं तो ये पहलू भी सोचना पड़ता है। क्या ये चमक समाज में सब तक पहुंच रही थी? ये एक सवाल है। सही बात है, ये सोचने पे मजबूर करता है। खैर, प्रशासन और समाज से आगे बढ़ें तो ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र आता है, और यहाँ तो गुप्त काल वाकई कमाल का था। आर्यभट्ट को ही ले लीजिए। उन्होंने कहा कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। जी। इसी से दिन और रात होते हैं। सोचिए उस जमाने के हिसाब से कितना क्रांतिकारी विचार था ये। बिल्कुल, बहुत ही एडवांस्ड सोच थी उस समय के लिए। हमारे पास जो स्रोत है वो ये तो नहीं बताते कि लोगों ने इस पर तुरंत यकीन कर लिया है या नहीं, पर ये उस दौर की वैज्ञानिक प्रगति को जरूर दिखाता है। हाँ। और शिक्षा में देखिए, कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा महाविहार की नींव रखी। नालंदा, हाँ, वो तो बाद में वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी बनी। जी हाँ, हुएनसांग जैसे चीनी यात्री भी तो वहां पढ़ने आए थे बाद में, हर्ष के टाइम में। अच्छा। और साहित्य में अमर सिंह का अमरकोश, संस्कृत की एक तरह से डिक्शनरी ही बन गई वो। हाँ, सुना है इसके बारे में। उसे नाम लिंगानुशासन या त्रिकांड भी कहते हैं। और विशाख दत्त के नाटक हैं, जैसे मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। ये हमें उस टाइम की पॉलिटिक्स की थोड़ी झलक देते हैं। तो मतलब काफी कुछ हो रहा था, साइंस, एजुकेशन, लिटरेचर, सब में। बिल्कुल, एक बौद्धिक रूप से बहुत वाइब्रेंट समाज लगता है। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो गुप्त काल में हमें तरह तरह के सिक्के मिले, एक ऑर्गेनाइज्ड पर शायद कुछ कॉम्प्लेक्स सा प्रशासन भी था,
और ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, शिक्षा, इन सब में जबरदस्त तरक्की हुई। हाँ, स्रोतों से एक मल्टी डायमेंशनल तस्वीर उभरती है। बिल्कुल। और यहीं पर शायद हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं। जब हम गुप्त काल को स्वर्ण युग कहते हैं, तो क्या हम सिर्फ कला, साहित्य और विज्ञान की तरक्की देख रहे होते हैं? क्या उस युग के सामाजिक और आर्थिक पहलू, जैसे वो विष्टि वाली बात, क्या वो भी उतने ही सुनहरे थे? हमारे स्रोत शायद पूरी कहानी नहीं बताते। क्या ये स्वर्ण युग का कॉन्सेप्ट सबके लिए एक जैसा था? इस पर और सोचा जा सकता है ना? हाँ बिल्कुल, ये एक अच्छा पॉइंट है सोचने के लिए। चोल साम्राज्य के इतिहास से जुड़े कुछ दिलचस्प स्रोत हैं। हाँ, हम इनमें से वो खास बातें निकालेंगे जो इस शक्तिशाली राजवंश को समझने में मदद करती हैं। उनकी ताकत, उनका शासन और उनकी अनोखी विरासत। बिल्कुल। चोल काल दक्षिण भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण दौर था। हाँ हम अक्सर उनकी विजयों और मंदिरों की बात करते हैं। जी। हाँ, लेकिन उनके प्रशासन में भी खासकर वो जो स्थानीय स्वशासन था, हाँ उसमें काफी गहराई थी, हाँ। जिसे हम आज थोड़ा खंगालेंगे। तो चलिए इन्हीं स्रोतों के जरिए चोलों की दुनिया का एक गहरा विश्लेषण करते हैं। देखते हैं कि शासकों की उपलब्धियों से लेकर उनकी प्रशासनिक व्यवस्था तक क्या खास बातें सामने आती हैं। जी, शुरुआत साम्राज्य की जड़ों से करते हैं। हाँ विजयालय का नाम आता है, हाँ है ना, चोल सत्ता को फिर से स्थापित करने में। हाँ विजयालय ने पल्लवों के सामंत के तौर पर शुरुआत की थी और फिर तंजौर पर कब्जा जमाया। लेकिन अक्सर परांतक प्रथम को चोल शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अच्छा। उसने पांडे राजा को हराकर मदुरै कोंड यानी मदुरै का विजेता ये उपाधि ली थी। मदुरै कोंड। हाँ, और उसने हेमेगर्व और तुलाभार जैसे बड़े यज्ञ भी करवाए थे। ये उसकी बढ़ती हुई राजसी सत्ता और एक तरह से वैभव प्रदर्शन के प्रतीक थे। और फिर आते हैं महान राजराज प्रथम। उनका असली नाम तो अरुमुलिवर्मन था। जी। स्रोतों में तो उनकी विजयों का जबरदस्त जिक्र है। लक्षद्वीप और मालदीव के करीब 1200 द्वीप। हाँ, 1200 द्वीप। उन पर कब्जा, यहाँ तक कि श्रीलंका के उत्तरी हिस्से पर भी अधिकार कर लिया। ये दिखाता है कि उनकी नौसेना कितनी ताकतवर रही होगी। निश्चित रूप से। और ये ताकत सिर्फ विजय के लिए नहीं थी, समुद्री व्यापार मार्गों पर नियंत्रण के लिए भी ये बहुत जरूरी थी। राजराज प्रथम ने ही तंजौर में वो भव्य बृहदीश्वर मंदिर बनवाया। हाँ, बृहदीश्वर मंदिर, जिसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। और सोचिए, ये विशाल मंदिर ग्रेनाइट से बना है, जबकि ग्रेनाइट पत्थर उस इलाके में आसपास मिलता भी नहीं था। अच्छा। ये उनकी इंजीनियरिंग और संगठन क्षमता का कमाल है। बिल्कुल। उन्होंने ही व्यवस्थित भूमि सर्वेक्षण की शुरुआत की और अपने अभिलेखों में ऐतिहासिक भूमिका लिखवाने की परंपरा शुरू की। हाँ, जिससे हमें काफी जानकारी मिलती है। बिल्कुल। और उनकी शिवपाद शेखर उपाधि, वो उनके शैव धर्म के प्रति झुकाव को दर्शाती है। दिलचस्प बात यह भी है कि उन्होंने श्री विजय सुमात्रा के शैलेंद्र शासक को नागपट्टिनम में एक बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी थी। हाँ, दी थी। ये उनकी धार्मिक सहिष्णुता का भी एक पहलू दिखाता है ना। बिल्कुल। फिर उनके बेटे आए राजेंद्र प्रथम। उन्होंने तो साम्राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। हाँ। उसने पूरे श्रीलंका को जीता और दक्षिण पूर्व एशिया में श्री विजय साम्राज्य यानी सुमात्रा और मलाया तक सफल नौसैनिक अभियान किए। वाह। और सबसे चर्चित तो उनका गंगा घाटी तक का अभियान है। हाँ, गंगा घाटी तक, जिसके बाद उन्होंने गंगे कोंड यानी गंगा का विजेता की उपाधि धारण की। ये तो उत्तर भारत तक उनकी पहुंच दिखाता है। हाँ, और इसी जीत की याद में उन्होंने गंगे कोंड चोलुपुरम नाम की नई राजधानी बसाई। गंगे कोंड चोलुपुरम। जी, वहां भी एक विशाल मंदिर बनवाया और चोल गंगम नाम का एक बड़ा तालाब खुदवाया। उन्हें पंडित चोल भी कहा जाता था। पंडित चोल? हाँ, जो बताता है कि वो सिर्फ योद्धा ही नहीं, विद्या के भी संरक्षक थे। अच्छा। चोलों की एक और बड़ी देन मानी जाती है उनकी स्थानीय स्वशासन व्यवस्था। हाँ, वो तो बहुत महत्वपूर्ण है। पुर, सभा, नगरम जैसी संस्थाएं परांतक प्रथम के उत्तर मेरु अभिलेख से तो इसकी पूरी प्रक्रिया का पता चलता है। वो अभिलेख वाकई कमाल का है। उसमें बताया गया है कि कैसे गांव को 30 वार्डों में बांटा जाता था। 30 वार्डों में? हाँ, हर वार्ड से प्रतिनिधि चुनने के लिए शर्तें थीं। उम्र 35 से 70 साल, उनके पास एक निश्चित संपत्ति होनी चाहिए, शिक्षा, खासकर वेदों का ज्ञान, ये सब अनिवार्य था। अच्छा, काफी शर्तें थी। जी, और चुनाव कैसे होता था? लॉटरी पद्धति से, जिसे कुडू बोले कहते थे। कुडू बोले पर्ची डालकर। हाँ बिल्कुल। ये सभाएं फिर वारियम नाम की समितियां बनाकर काम करती थीं, जैसे बाग बगीचों के लिए
तोट्टवारियम या तालाबों के लिए एरीवारियम। अच्छा, अलग अलग समितियां। जी, ये दिखाता है कि स्थानीय शासन कितना व्यवस्थित और महत्वपूर्ण था, सिर्फ नाम का नहीं था। सही बात है। प्रशासन की इकाइयां भी थी, मंडलम जो प्रांत जैसा हुआ, हाँ, मंडलम, फिर कुट्टम या वलनाडु, फिर नाडु यानी जिला, और सबसे नीचे कुर्रम जो कुछ गांवों का समूह होता था। बिल्कुल सही क्रम है। राजस्व के लिए भूमि का सर्वेक्षण कितना अहम रहा होगा? बहुत ज्यादा। राजराज प्रथम और बाद में कुलोत्तुंग प्रथम ने इसे करवाया। कुलोत्तुंग प्रथम ने तो कुछ मुश्किल करों को हटा भी दिया था। हाँ, मैंने पढ़ा है। जिस वजह से उन्हें शुंगम तविर्त चोल यानी करों को हटाने वाला ये उपाधि मिली। शुंगम तविर्त चोल? हाँ, उसने चीन में एक बड़ा व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल भी भेजा था। और दिलचस्प बात यह है कि कर वसूलने का अधिकार भी काफी हद तक इन्हीं ग्राम सभाओं को दिया गया था। अच्छा, ये उनकी स्वायत्तता दिखाता है। बिल्कुल। और उनकी नौसेना कमाल की। बंगाल की खाड़ी को तो चोल झील कहा जाने लगा था उस समय। हाँ, बिल्कुल। और मलक्का जल डमरू मध्य जैसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते पर डाकुओं को नियंत्रित करने में भी उनकी नौसेना का बड़ा हाथ था। हाँ, और एक और सामाजिक पहलू अगर देखें तो कैक्कोलार जैसे प्रभावशाली बुनकर और व्यापारी समुदाय थे। कैक्कोलार? जी, इनकी मंदिर प्रशासन और जमीनों के स्वामित्व में भागीदारी बढ़ी। ये दिखाता है कि आर्थिक शक्ति सिर्फ पुराने अभिजात वर्ग तक की सीमित नहीं रह गई थी। चोल शासक ज्यादातर शैव थे, जैसा उनके मंदिरों और उपाधियों से पता चलता है। हाँ, शिवपाद शेखर उपाधि से भी। जी, और उनका राजकीय चिन्ह बाघ था। तो कुल मिलाकर चोल सिर्फ महान विजेता ही नहीं थे, बल्कि कुशल प्रशासक, कला संस्कृति के संरक्षक और जबरदस्त नौसैनिक शक्ति भी थे। हाँ, उनका स्थानीय स्वशासन और वास्तुकला तो आज भी हमें हैरान करती है। बिल्कुल। उनकी विरासत में एक विशाल साम्राज्य, समुद्री प्रभुत्व, प्रशासनिक नवीनता और सांस्कृतिक समृद्धि का एक अनूठा मिश्रण मिलता है। ये दक्षिण भारतीय इतिहास में उन्हें बहुत खास जगह देता है। सही कहा। आज की इस चर्चा से एक सवाल मन में आता है, जिसे हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। जी, कि कैसे एक इतने बड़े केंद्रीकृत साम्राज्य के अंदर इतनी विकसित और स्वायत्त स्थानीय स्वशासन प्रणाली एक साथ सफलतापूर्वक काम कर पाई। ये सोचने वाली बात है। और आज के दौर में इस संतुलन से क्या कोई प्रेरणा ली जा सकती? कुछ दिलचस्प स्रोत हैं